माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इधर लोगों ने बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं रेड कॉरिडोर के नाम से जो पूरा क्षेत्र जाना जाता था, 12 राज्य, 70% भूभाग और 20 करोड़ की आबादी एक क्षेत्र में रहते सभी आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चर्चा का आज यहां पर हमें परमिशन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया गया और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला, उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर, थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला? पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास हो रहा है। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे?
ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, जग थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मान्यवर, मैं पूरा बताऊंगा। मान्यवर, 12 राज्य, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा और वहां कानून का शासन समाप्त कर 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने क्षीर नीर कर इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए, या अपने गढ़े गढ़ाई थ्योरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। मान्यवर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी, मगर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है, जीएसटी इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है, सीएए का कानून आ गया है, विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। ये 12 साल
एक प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुई। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, देश के युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने के लिए, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के मूलों से न जुड़ी हुई पॉलिसियों को दरकिनार करने के लिए ये 12 साल में बहुत कुछ हुआ है। मगर मैं मानता हूं, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसका रेटिंग करना चाहेगा कि ये सारी चीजों से सबसे बड़ा फायदा किस फैसले और किस सिद्धि से हुआ है, तो निसंकोच वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नक्सल मुक्त भारत को नंबर 1 पर रखने से जरा भी नहीं। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है। बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है माननीय। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मान्यवर, जो विचारधारा है इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है, इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था 3 घंटे से कह रहे हैं कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे हैं। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए
एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा। चीन का ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मान्यवर, बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? एक कार्यक्रम था भारत मंडपम में। बस्तर क्षेत्र से जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे थे, ऐसे युवाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो मेरे नाश्ते के टेबल पर एक बच्ची बैठी थी। उसने कहा कि साहब, आप बता सकते हैं कि माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने हमारे बस्तर को ही क्यों चुना? मान्यवर, इस विषय को मैं जरा डिटेल बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 47 में जब हम आजाद हुए, संसाधन बहुत कम थे। एक लंबी गुलामी के कालखंड को समाप्त कर कर हम आजाद हुए थे। देश के अंदर विकास का नामो निशान नहीं था। दशकों तक, लगभग 2 सदी तक इस देश को गुलामी में लूटा गया। जब नया राज्य बना तो राज्य की पहुंच कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गई थी ही नहीं, बढ़ानी थी। ये तो समय जाते जाते बढ़ेगी। और मान्यवर, क्योंकि संसाधन कम थे, रेवेन्यू कम थी, तो विकास भी परकोलेट होते होते हर क्षेत्र में एक साथ नहीं पहुंचता है। अगर रोड बनाना है तो पूरे देश के एक साथ नहीं होते। अगर बिजली पहुंचानी है तो पूरे देश में एक साथ नहीं पहुंच सकती। तो दूर दराज के क्षेत्रों तक स्टेट की पहुंच की कैपेसिटी सीमित, वहां पर विकास नहीं पहुंचा था। राज्य का इकबाल, स्टेट का इकबाल वहां बुलंद नहीं हुआ था। अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ, भाई अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था, सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था, तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? मान्यवर, एक कहानी गढ़ी जा रही है। सच्चाई ये है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। इसलिए भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियारें पकड़ाई। मैं कुछ दृश्य बाद में आपको बताऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती, मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। मान्यवर,
मैं इसको और अच्छे तरीके से सदन के सामने रखना चाहता हूं। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है। मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी साक्षरता का दर 35% था। बस्तर साक्षरता का दर 23% था। सहरसा बिहार जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्र में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी, मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी। हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा था। वहां क्यों नक्सलवाद नहीं हुआ? और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए? संविधान ने हर चीज की व्यवस्था की। मान्यवर, फिर से मैं एक बार नक्सलवाद की, ये तो आप पर निर्भर करता है मान्यवर। मैं आज इस बहस को देख रहे भारत के युवाओं के लिए नक्सलवाद की टाइमलाइन भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, 1970 के दशक में नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई, बंगाल से हुई। 1971 के एक ही वर्ष में 3620 हिंसा की घटनाएं वहां पर हुई। 80 का दशक आते आते पीपल्स वॉर ग्रुप बन गया और फिर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश जब मैं बोलता हूं तो पुराना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में फैले। 90 के दशक में दुनिया भर में जैसे वामपंथी विचारधारा सिकुड़ती गई, यहां पर भी उग्रवादी गुटों में और वामपंथी पार्टियों में विलय शुरू हुआ और 2004 में
दो प्रमुख गुट मिल गए, सीपीआई माओवादी का गठन किया। इस 70 से 2004 ये पूरा कालखंड में मान्यवर 4 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। ये उनको याद रखना चाहिए। कब माओवादी विचारधारा फैली, पनपी, एकत्रित हुई, वो आपको याद रखना चाहिए। और मान्यवर 70 को भी मैं याद करना। अभी एक माननीय सदस्य जी ने बताया कि 70 में क्या हुआ था। 70 में एक नारा लगा था, आत्मा की आवाज पर मतदान का, अंतरात्मा की आवाज पर इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को। और 70 से लेकर जब तक 77 तक 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गए, देश के 17% भूभाग में फैल गए और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए किया है। मान्यवर ये एक भ्रांति के तरह वामपंथी विचारधारा ने इसको प्रोपेगेंडा के माध्यम से फैला है, अपनी विचारधारा को टिकाने के लिए फैला है कि अन्याय से बचने के लिए हथियार हाथ में उठाए। मगर मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, राज्य शासन और संविधान की वैधता को किसी भी अन्याय के अवेज में चुनौती दी जा सकती है क्या? अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारे संविधान ने रास्ता बनाया है, इसीलिए राजकुमार रोत यहां बैठे हैं, चुनाव लड़े इसलिए यहां बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता तो। आपने, हाँ, इसीलिए कहता हूं यही रास्ता है। हमने आज जिस व्यवस्था के निर्मूलन की मैं बात कर रहा हूं मान्यवर, वो लोकतंत्र की जड़ों पर वार कर रही है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं निकल सकता। और मान्यवर इन्होंने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान पर से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार के लंबा समय नहीं चलेगा। और कई देशों में हुआ है, कंबोडिया, पेरू, कोलंबिया, कई देशों के इतिहास इससे भरे पड़े हैं। भयानक रक्तपात हुआ है, मारे गए। मान्यवर ये एक वैचारिक लड़ाई,
देश की जनता ने माओवादी उग्रवादियों को वैचारिक लड़ाई है। माओवादी उग्रवादियों को अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे येन केन प्रकारेण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में पड़ी। इनका एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को, स्वाभाविक असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम, सिक्योरिटी का वैक्यूम और रक्तपात, यही उनका उद्देश्य है जो अब सफल नहीं होगा। मानिए, और कई सारे भोले भाले ग्रामीणों को एनिमी इन्फॉर्मर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। कौन सी अदालत ने फांसी पर चढ़ाया? इन्होंने जनता अदालत के नाम से एक फारस खड़ा किया, जहां ना कोई वकील है, ना कोई जज है, वो स्वयं बैठे हैं, वो स्वयं फैसले करते हैं और फांसी दे देते हैं। इसका जस्टिफिकेशन करते हुए मैंने तो सुना है, मैं आज नाम देना नहीं चाहता वरना यहां से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस देश में संविधान का राज है, फैसला संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा रचित अदालतों में ही हो सकता है। और अगर किसी को अन्याय हो गया तो उसके ऊपर त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ने सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे हैं बातचीत करो, जो कह रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी है, हथियार डाल दो। मैं आगे बताता हूं कितने लोगों ने डाल दिए और अब पुनर्वसन कर रहे हैं। और मान्यवर, इसका नतीजा ये आया कि 70 से 26 तक यहां ये चलता रहा। कई ऐसे हमले हुए, जहानाबाद का हमला, 1000 आर्म्स नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप को और जेल को कब्जे कर अजय कानू समेत 389 कैदियों को मुक्त कराकर ले गए। आंध्र ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनियोजित विनाश किया। हर ठेके में 20% का जनता ना टैक्स डालते रहे। मान्यवर, 70 ट्रकों में झारखंड में एक साथ आग लगा दी, 11 बोगियों में मालगाड़ी में एक साथ आग लगा दी और वार्षिक वसूली उनकी जनता ना टैक्स की, इनके ही सेक्रेटरी का जो कंप्यूटर मिला है इसके हवाले से कह रहा हूं, 240 करोड़ रुपया थी। मान्यवर, 240 करोड़ रुपया। और इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते, किस तरह से जस्टिफाई करते? मान्यवर, मैं आज ये नक्सलवाद मूल कहां से आया, परंतु हमारे देश के लिए वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि जहां इस प्रकार के साम्यवादी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा का पनपना हो पाए। मान्यवर, मैं 1905 से 1924 रूस में
साम्यवादियों ने क्रांति करी। 1914 के युद्ध में रूस की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई और वहां पर भूख, महंगाई, अव्यवस्था और 1905 में खूनी रविवार की घटना ने जनता का विश्वास शासन के प्रति तोड़ दिया और उसने 17 की क्रांति की नींव तैयार की और मान्यवर मजबूर होकर निकोलस द्वितीय ने गादी छोड़ दी। वहां पर एक वैक्यूम खड़ा हुआ और वैक्यूम को भरने के लिए वहां पर लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार आई। इसी तरह से चीन में एक अव्यवस्था खड़ी हुई। करोड़ों किसानों गरीबी और भूखमरी से जीवन जी रहे थे और 1921 में कम्युनिस्ट चीनी पार्टी की स्थापना हुई। माओ उनके नेता बने। कम्युनिस्टों और कुओमिंटांग के बीच में जो वहां के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी थे, राजा के वफादार थे, इनके बीच में युद्ध हुआ और 34-35 में एक लॉन्ग मार्च हुई और मान्यवर एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1939 में हुई। अब ये 1939 और 1925 वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रसिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रसिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ है। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। ये भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। मान्यवर 64 में 69 में 1969 में हो गया। बोलू यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। मान्यवर 1964 में सीपीआईएम बना। यह भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर 1964 में सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की, एक रसिया में जब क्रांति हुई तब हुई, और एक रसिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं, 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना, जो रसिया और चीन में कर चुके थे। मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते, मगर वैसे तो कोई बात सुनेगा नहीं। इसलिए सशस्त्र क्रांति, क्रांति कई प्रकार की होती है। वैचारिक क्रांति होती है, कुछ लोगों ने गीतों लिखकर क्रांति की है,
महात्मा जैसे लोगों ने अहिंसक क्रांति करी थी, इन्होंने सशस्त्र क्रांति और दूसरा संसदीय राजनीति का विरोध करना, ये दो उद्देश्यों के साथ सीपीआई मार्क्सिस्ट बना और मान्यवर यही आज के माओविस्ट है। ये मूल समझे बगैर अन्याय 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 रटे जा रहे। भाई अन्याय के लिए नहीं बनी है, हमारी संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, संसद का जिसका आप सदस्य हो इसका विरोध करने के लिए बने। उसके बाद में 75 में जैसे ही कांग्रेस का समर्थन मिला, एमसीसी माओइस्ट बनी और बिहार झारखंड केंद्रित पार्टी बनी। फिर पीडब्ल्यूजी 80 में बना, वो आंध्र केंद्रित बना। 82 में दलित किसान केंद्रित सशस्त्र संघर्ष सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी बिहार में बनी। दलित किसान केंद्रित संघर्ष इनका उद्देश्य था। 98 में पीपल्स वॉर ग्रुप बना और उसमें माओवादियों का एकत्रीकरण हुआ। इतना सब करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए और 2000 में PLJA बना, GA बना, जो सैन्य विंग बनी, गुरुल्ला फोर्स बनाई मान्यवर। और 2004 में ये PWG MCC दोनों